हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबों का स्वागत है आज इस नए लेक्चर पे। आज हम लोग बात करेंगे किसी डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होता है, उन सभी बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक डायपोल पे बात किया था। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, हम लोग उसका डायपोल मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उन सभी बातों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, उससे पहले कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, जो कि आप जानते भी हैं, मैंने पहले डिस्कस भी किया है। होता क्या है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को हम रखते हैं तो उस चार्ज पे एक फोर्स लगता है। उस फोर्स का वैल्यू कितना होगा? उस फोर्स का वैल्यू होता है F बराबर Q इंटू ई, चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? Q इंटू ई के बराबर। अब हम बात करें, अब चार्ज दो तरीके के, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जब पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तब उसका डायरेक्शन भी तो पता होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके अंदर एक चार्ज को रख दिया, प्लस Q चार्ज को रख दिया, तो इस पे फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? फोर्स का वैल्यू क्या होगा? Q इंटू ई। अच्छा, ये तो मैग्नीट्यूड आया। क्या इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो इसका डायरेक्शन होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मान लीजिए इस पे फोर्स लगा F बराबर Q, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? फोर्स का डायरेक्शन इधर ही होगा। मीन्स इस चार्ज पे फोर्स लगेगा Q इंटू ई, और उसका डायरेक्शन किधर होगा? फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ही उधर। तो यहाँ लिखा हुआ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। कह रहा है कि फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए यहाँ पे, और एक इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज को रख दिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? इस पे एक फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा F। उसका डायरेक्शन किधर होगा? तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन इधर होगा। हाँ, हालांकि फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वही होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड Q इंटू ई होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। ये थर्ड पॉइंट था। अब हम लोग बात करेंगे डायपोल पर, जो कि आप डायपोल जानते हैं। डायपोल में एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होता है। डायपोल एक सिस्टम है जो एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से बना होता है, और दोनों के बीच कुछ फाइनाइट डिस्टेंस होता है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस होता है। स्मॉल डिस्टेंस होने का रीजन क्या है? क्योंकि डायपोल का कॉन्सेप्ट जनरली आप केमिस्ट्री में देखते हो, केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में देखते हो कि डिस्टेंस काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी कम होता है। उसी केस में डायपोल का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब उसका क्या इफेक्ट होगा। पहले ये तीनों पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हेडिंग दीजिएगा। वो पहले इतना नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या कंडीशन होगा, वो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, क्या वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो उन सभी बातों पे हम लोग बात करेंगे, है ना। देखिए, हेडिंग लगाइए, टॉर्क ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए यह एक क्या है, यह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या कंडीशन है, तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इक्वली स्पेस्ड है, और सभी जो फील्ड लाइंस है वो पैरेलल डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऊपर से आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है? जो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस बाहर निकलता है,
और नेगेटिव चार्ज उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब फील्ड लाइंस इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब अगर हम इसको बोले पॉजिटिव प्लेट और इसको बोले नेगेटिव प्लेट तो किसी तरह का दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये तो अलग बात थी। मेन रूप से हमको डायपोल पे बात करना। होता क्या स्टूडेंट, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है और किसी डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उसका क्या इफेक्ट होगा। अब स्टूडेंट आप जानते हैं डायपोल में क्या होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है और कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे है। मान लीजिए ये डायपोल का सेंटर से ऑरिजिन से ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस L है, टोटल डिस्टेंस कितना है 2L है। चलिए ठीक है स्टूडेंट, अभी जस्ट आपने देखा कि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, एक इन पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इस चार्ज पर एक फोर्स लगता है और उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू होता है F बराबर Q इंटू ई। मीन्स उस चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड हुआ Q इंटू ई। अच्छा ठीक है, उसका डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन होगा। अब मैंने ये भी बताया कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन किधर होता है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही होगा। इसका मतलब इस चार्ज पे जो फोर्स लगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा। मीन्स उसका डायरेक्शन इधर हो गया, चूंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ये हम इस पॉजिटिव चार्ज को चार्ज 1 मान लेते हैं तो उस पर जो फोर्स लगा उसको F1 मान लेते। चलिए अब नेगेटिव चार्ज पे आते हैं। नेगेटिव चार्ज पे मैंने अभी स्टूडेंट जस्ट बताया कि नेगेटिव चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर। इसको मान लेते हैं F2 और इसका वैल्यू कितना होगा, Q इंटू ई होगा, Q इंटू ए होगा। अच्छा ठीक है, चूंकि इसको माइनस Q लिखते हैं, ठीक है, माइनस Q लिखते हैं और वेक्टर का साइन ऐसे देते हैं। क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पे है स्टूडेंट, मैंने जस्ट लिखा है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज प्लस Q इज F1 वेक्टर बराबर कितना होगा, Q इंटू ई वेक्टर। यहाँ फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज माइनस Q पे जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू कितना होगा, F2 बराबर माइनस Q ई। माइनस Q किस लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और फोर्स का वैल्यू इधर, इसलिए माइनस Q लगा। चलिए कह रहा है कि टोटल फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स। अगर हम टोटल एक सिस्टम की बात करें, डायपोल क्या होता है, एक सिस्टम होता है, किसका, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। तो अगर हम पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स की बात करें तो कितना होगा, QE माइनस QE बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो आप कह सकते हो कोई भी डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, उस पर नेट फोर्स लगेगा 0। नेट फोर्स ऑन ए डायपोल व्हेन दे आर केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। चलिए वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब स्टूडेंट देखिए क्या है, आपने डायपोल को ऐसे रखा तो एक फोर्स लग रहा है इधर, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो एक फोर्स इस पे लग रहा है ऐसे, है ना, एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है। मीन्स ये डायपोल है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है। इसका मतलब क्या करेगा, ये रोटेट करने लगेगा, ये ओरिजिन के थ्रू ये सिस्टम क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। जैसे आप देखिए डायपोल था ऐसे, इस पे एक फोर्स लगने लगा ऐसे और एक फोर्स लगेगा ऐसे, तो ये क्या करने लगेगा, ऐसे ऐसे ये रोटेट करने लगेगा। ये सिस्टम पूरा क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा ऐसे। जब कोई सिस्टम रोटेट करता है तो आप जानते हैं वहां पर क्या होता है, वहां टॉर्क का कॉन्सेप्ट आता है। आप क्लास 11th में पढ़े होगे, आप लोग को लग रहा होगा सर क्या आपने 11th की बात कर दी। ओहो 11th की बात छोड़िए, लेकिन क्या कर सकते हो, 11th का भी कॉन्सेप्ट इसमें आता है। मैंने बताया था कि आपके घर में जहां पर अभी आप ये देख रहे हो वीडियो लेक्चर, देखोगे आप ऊपर
सर के ऊपर तो एक फैन दिख रहा होगा, सीलिंग फैन। उसमें क्या होता है, एक टॉर्क का कॉन्सेप्ट होता है। टॉर्क बराबर क्या होता है, एक फोर्स लगता है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डेप्थ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो जो फैन आपके घर में जो मूव कर रहा है वो टॉर्क के कारण ही मूव कर रहा है। मींस टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और टॉर्क को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, है ना। टॉर्क बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहीं पर ये चीज लिखा हुआ है, ड्यू टू फोर्स F1 एंड F2, एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, इसको क्या करेगा, घुमाएगा ऑरिजिन के थ्रू, ये घूमने लगेगा, है ना। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ड्यू टू फोर्स F1 एंड F2, टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द डायपोल, डायपोल पर टॉर्क लगने लगा। अच्छा ठीक है, तो टॉर्क लगेगा तो टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1, अब देखिए ये फोर्स जो है ये भी टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है और ये भी टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1 उसको हम लोगों ने टाउ मान लिया, टाउ 1, एंड ड्यू टू F2 इसको हम लोग टाउ 2 बोल दिए। क्या बोल दिए, टाउ 2 बोल दिए। तो नेट फोर्स की अगर हम बात करें, है ना, अब यहां आते हैं, नेट टॉर्क, टॉर्क नेट टॉर्क की बात करें तो क्या बोलेंगे, टॉर्क ड्यू टू F1 को हम लोग बोलते हैं टॉर्क 1, और टॉर्क ड्यू टू F2 को हम लोग बोलेंगे टॉर्क 2, है ना। अब देखिए यहां पर पॉजिटिव मैंने बोल दिया, पॉजिटिव निगेटिव वो साइन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि टॉर्क भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये साइन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए अब यहीं पर लिख लेते हैं, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो नेट टॉर्क भी वेक्टर होगा, ये भी वेक्टर हो गया और ये भी वेक्टर हो गया। यहां पर लिख लीजिए टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी। और टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए तो टॉर्क नेट, अच्छा टॉर्क ड्यू टू 1 किसके बराबर होता है, फोर्स के कारण हुआ। अब देखिए टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू, फोर्स कितना लेंगे, F1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस टॉर्क ड्यू टू 2 बराबर कितना होगा, F2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यहां पर कॉन्सेप्ट आया। देखिए तो ये जो फोर्स लग रहा है, चूंकि देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q ऑफ डायपोल लेंथ कितना है, तो 12 है, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एंगल। अब देखिए मान लीजिए ये है तो फोर्स इधर लग रहा है, तो ये मान लीजिए देखिए तो कितना एंगल पर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो ये मान लीजिए थीटा एंगल पे है, ठीक है, ये थीटा एंगल पे है। तो जब ये थीटा एंगल पे हुआ तो मान लीजिए चूंकि टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है यहां से, सेंटर से होता है, सेंटर से, तो ये मान लीजिए थीटा एंगल हुआ ये। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस ये कितना है, ये डिस्टेंस L है ना, तो ये थीटा है। तो चूंकि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो ये फोर्स के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। अब देखो तो ये फोर्स है, तो फोर्स ये क्या जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये फोर्स, तो ऐसे के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसके, ये हो। अच्छा ठीक, और ये वाला, ये देखिए तो ये वाला चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ, तो इसके लिए है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। अच्छा ठीक है, कह रहा है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आइए अब यहाँ देखिए फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर जो इस पे फोर्स लगा है क्या दिया है, Q इंटू ई दिया है, तो Q इंटू ई लिख दिए, और ये लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, इसका मतलब वैल्यू लिखना है, इसका वैल्यू लिखना। अब देखिए तो ये थीटा है, और ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस L है, तो थीटा के साथ जो कंपोनेंट होता है वो होता है L cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वाला कितना होगा, ये होगा L sin थीटा, तो ये हो गया L sin थीटा, है ना। तो Q इंटू ई इंटू L sin थीटा ले, उसी की तरह ये देखिए
उसी की तरह अब मान लीजिए ये ऑरिजिन है ना, ऑरिजिन है तो ऑरिजिन के थ्रू ये मान लीजिए थीटा है, ये थीटा था तो ये भी थीटा हो। अब थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट कितना कितना होगा, एल कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना हो गया, ये हो गया एल साइन थीटा, ये हो गया एल साइन थीटा। तो इसके लिए लिख दीजिए यहाँ पर, आइए क्या F2 के लिए Q इंटू ई, F2 के लिए क्या हो गया Q इंटू ई, Q इंटू ई, और अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हो गया एल साइन थीटा, इसके लिए भी एल साइन थीटा ही हुआ। अब दोस्तों आपके लिए लग रहा होगा कि ये हम पॉजिटिव क्यों लिए, निगेटिव क्यों नहीं लिए, तो F2 के लिए कितना है Q इंटू ई, ये तो साइन ना, चूंकि फोर्स लग रहा है निगेटिव डायरेक्शन में इसीलिए साइन हम यहाँ पर नेगेटिव दिया है, माइनस क्यू ई लिखे, लेकिन जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो तो क्यू ई इंटू ई है। अब देखिए अच्छा यहाँ पर हम पॉजिटिव क्यों लिए, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखो F1 जो फोर्स है उसका डायरेक्शन किधर है, ऐसे है क्लॉकवाइज, और ये भी इसका भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, मीन्स दोनों का क्लॉकवाइज भी है, ये भी क्लॉकवाइज में है, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हेंस दोनों का सेम डायरेक्शन है तो हम पॉजिटिव ले सकते हैं। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ आइए नेट टॉर्क बराबर लिख सकते हैं क्यू ई एल साइन थीटा प्लस क्यू ई एल साइन थीटा, और दोनों देखिए तो सेम है तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 2q ई एल साइन थीटा। और इसको हम सजा के कैसे लिख सकते हैं, तो सजा के लिखेंगे q इंटू 2l एक साथ कर देते हैं, 2l और e एक साथ कर देते हैं, e इंटू साइन थीटा एक साथ, तो टॉर्क बराबर कितना हो गया, टॉर्क बराबर हो q इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा। चूंकि हम लोग डायपोल पे निकाल रहे हैं, हम लोगों ने q इंटू 2l ऐसे लिखा, चूंकि ये डायपोल का, अगर आप डायपोल मोमेंट फाइंड कीजिए तो देखिए तो चार्ज का मैग्नीट्यूड डायपोल बराबर कितना होगा, डायपोल को हम लिखते हैं p, डायपोल मोमेंट बराबर q इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है 2l है, q इंटू 2l है, तो q इंटू 2l को जब हम p लिख देते हैं तो यहाँ से हम नहीं लिख सकते, q इंटू 2l को p नहीं लिख देंगे, तो चलिए तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं टॉर्क बराबर, टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा, तो p ई साइन थीटा के बराबर। दिस इज द फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है कि अगर किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो पी ई साइन थीटा, पी बराबर कितना हो गया, तो डायपोल मोमेंट उसका मैग्नीट्यूड और ई इंटू साइन थीटा, ई क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और साइन थीटा क्या हुआ, यहाँ पर थीटा हुआ एंगल बिटवीन डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यही डायपोल को आप मानिए थीटा एंगल पे भी रखे हो, थोड़ा सा दूसरा एंगल पे रखोगे तो टॉर्क का वैल्यू अलग आएगा, और भी दूसरा एंगल पे रखोगे टॉर्क का वैल्यू अलग होगा, और जब यही डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रख देंगे, इसका मतलब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, तो उस केस में टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, 0। यहां पर लिख लीजिए थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टॉर्क का वैल्यू कितना आया, पी ई साइन थीटा, इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बात। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ मिटाते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर। पॉइंट देखिए, नेट टॉर्क ऑन डायपोल placed in uniform electric field is टॉर्क को टॉ से नोट करते हैं, टॉ बराबर कितना होगा, पी ई साइन थीटा, इसका मतलब टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा पे भी डिपेंड करेगा। थीटा क्या होता है, तो थीटा होता है डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। इसका मतलब जब हम एंगल को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होगा,
टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, घटेगा और बढ़ेगा भी। इसका मतलब हम कह सकते हैं टॉर्क डिपेंड्स अपॉन डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा टॉर्क का, वो हम जान सकते हैं। मिनिमम वैल्यू टॉर्क का क्या होगा, वो हम जान सकते हैं। तो इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए ये डायपोल था, ये डायपोल चार्ज का प्लस क्यू माइनस क्यू। अगर हम इस डायपोल का थीटा देते हैं घटा, तो थीटा घटाओगे तो डायपोल का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, है ना। और थीटा का वैल्यू यहाँ ऐसे ऐसे बढ़ाओगे तो डायपोल का वैल्यू बढ़ेगा। कैसे, क्योंकि थीटा का वैल्यू देखो तो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम हो। साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 90 मैक्सिमम होगा। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इस केस में क्या होगा, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल का वैल्यू इसी केस में ना 90 होगा। तो इसका मतलब है कि डायपोल का वैल्यू जैसे जैसे हम ऐसे थीटा का वैल्यू घटाएंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेरिजन में देखो तो थीटा का वैल्यू घटेगा तो टॉर्क का भी वैल्यू घटेगा। ठीक है, मतलब क्या होता है कि हम डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो घुमा करके ऐसे इसको कर देता है ना। ये सारा जो खेल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है डायपोल का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में हो। इतना आप लोग ने नोट डाउन किया होगा। इसको मिटाते हैं। चलिए ये भी नोट डाउन किया होगा, इसको भी मिटाते हैं। चलिए यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। यहां पर देखिए तो इसका मतलब हम टॉर्क बराबर लिखेंगे, जब किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क उस पे होगा। टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा। अब दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिए, पीई साइन थीटा, डायपोल भी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है। इसका मतलब हम, और यहाँ टॉर्क भी वेक्टर है, इसका मतलब दो अगर वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों इस फॉर्म में लिखा हुआ पी साइन थीटा, तो इसको याद कीजिए, हम ये लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। टॉर्क बराबर हम ये भी लिख सकते हैं। कैसे, तो याद कीजिए, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा, होता है ना। उसी तरह जैसे ए डॉट बी बराबर क्या होता था, ए बी कॉस थीटा होता था, और ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। तो देखिए तो यहाँ पी ई साइन थीटा है, तो पी ई साइन थीटा के यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी क्रॉस ई। यहाँ पर ए बी साइन थीटा होता है तो ए क्रॉस बी होता। क्या क्लियर है? अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम पी क्रॉस ई भी लिख सकते हैं और ई क्रॉस पी भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट, इसका मतलब आपने क्या देखा, ये जो वैल्यू है टॉर्क बराबर पी साइन थीटा, ये है स्केलर वैल्यू, ये है स्केलर, और ये है वेक्टर के फॉर्म में अगर टॉर्क का वैल्यू निकालना है तो पी क्रॉस ई करेंगे, और स्केलर फॉर्म में करना है तो हम क्या करेंगे, पी ई साइन थीटा। इस केस में मैग्नीट्यूड मिलेगा और इस केस में मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन दोनों मिलेगा। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में टॉर्क बराबर कितना हुआ, पी क्रॉस ई हुआ। अब स्टूडेंट हम लोग ध्यान देंगे कि टॉर्क बराबर हमने यहाँ पी क्रॉस ई लिखा, हम ये भी तो लिख सकते थे, ई क्रॉस पी लिख सकते थे। आपने वेक्टर में पढ़ा होगा पी क्रॉस ई और ई क्रॉस पी में काफी डिफरेंस है ना। पी क्रॉस ई कहने का मतलब है कि वैल्यू क्या है, ये पी से ई की तरफ डायरेक्शन है, और ई क्रॉस पी का मतलब क्या होता है कि ई से पी की तरफ डायरेक्शन है। यहां देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और डायपोल का डायरेक्शन इधर है। तो देखिए तो डायपोल का डायरेक्शन ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। ये हम लेते हैं डायपोल का और ये लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, थीटा है। तो P क्रॉस E का मतलब क्या हुआ, देखिए तो P क्रॉस E, और ये कहने का मतलब है E क्रॉस P, और ये है E क्रॉस P। तो देखिए तो अभी जस्ट मैंने बताया कि टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है। टॉर्क आप जैसे ऐसे रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा।
मीन्स टॉर्क का भी डायरेक्शन है P क्रॉस E ही है, P क्रॉस E ही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये हम कंसीडर करेंगे और ये कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो टॉर्क का वैल्यू क्या है? P क्रॉस E है। P क्रॉस E कहने का मतलब ये डायरेक्शन है, दोनों क्या है? क्लॉक वाइज डायरेक्शन था। अभी जस्ट आपने देखा था, मैंने बताया था कि डायपोल का भी डायरेक्शन था, क्या था? क्लॉक वाइज डायरेक्शन था। और P क्रॉस E ये भी क्या बता रहा है? क्लॉक वाइज डायरेक्शन। जब आप E क्रॉस P करते हो, जब E क्रॉस P करते हो तो ये क्या हो गया? ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अभी जस्ट आपने देखा था कि डायपोल का डायरेक्शन क्या था? क्लॉकवाइज डायरेक्शन था। टॉर्क का भी डायरेक्शन क्या था? क्लॉकवाइज डायरेक्शन था। तो इस केस में ये फिट होता है, ये फिट नहीं होता। तो आपने क्या लिखा? टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म, टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म होगा, ये वैल्यू लिख लीजिएगा। टॉर्क इन स्केलर फॉर्म, टॉर्क इन स्केलर फॉर्म में ये वैल्यू होगा। इन सारी चीजों को आप लिखिए। अब हम लोग बात करेंगे किस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा और किस केस में मिनिमम होगा। पहले इतना नोट डाउन कीजिए सारी चीजें। तो स्टूडेंट आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, आपने देखा होगा कि P क्रॉस E का डायरेक्शन मैच करता है टॉर्क के डायरेक्शन से, दैट इज वाई हम लोगों ने P क्रॉस E लिया। तो वेक्टर फॉर्म में नेट टॉर्क को हम लोग लिखेंगे P क्रॉस E और स्केलर फॉर्म में टॉर्क को हम लिखेंगे PE sin थीटा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करेंगे किस केस में मैक्सिमम होगा, किस केस में टॉर्क मिनिमम होगा। हेडिंग लगाइए, टॉर्क इज मैक्सिमम, टॉर्क इज मैक्सिमम, टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन फर्स्ट क्या होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और 270 डिग्री। कैसे? तो देखिए आप अभी आपने क्या देखा स्केलर फॉर्म में टॉर्क का वैल्यू क्या होता था? PE sin थीटा, PE sin थीटा। तो टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा या 270 डिग्री होगा, तभी मैक्सिमम होगा, इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो देखो तो साइन थीटा का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 है ना। और साइन 270 का भी वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। लेकिन इसका माइनस से तो मतलब है ना, इसका मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। तो दो केस में होगा। तो देखिए तो इस केस में आते हैं, जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, और मान लीजिए डायपोल को आप ऐसे रखते हो, डायपोल को आप ऐसे रखते हो, यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस केस में आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे और डायपोल का डायरेक्शन ऐसे। तो इस केस में देखिए तो एंगल वैल्यू कितना मिल जा रहा है? एंगल मिल जा रहा है 90 डिग्री मिल जा रहा है। तो 90 डिग्री, तो हम अभी हम 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो इस केस में देखिए तो हम लोग डायरेक्शन किधर लेंगे? डायरेक्शन लेंगे पॉजिटिव साइड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव साइड तो यही हुआ। तो यहां से देखिए तो ये कितना होगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री इस केस में कितना होगा? टाउ का वैल्यू कितना होगा? PE हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया? 1 हुआ। और सेकेंड केस में आते हैं, व्हेन थीटा इज 270 डिग्री। 270 डिग्री के केस में डायपोल को कैसे रखेंगे? तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे। तो और डायपोल को क्या करते हैं? डायपोल को हम इस केस में नेगेटिव चार्ज को ऊपर और डायपोल को ऊपर नीचे। अब देखिए तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, और हमेशा हम क्या करेंगे? पॉजिटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल मेजर करेंगे। तो देखिए तो ये टोटल कितना हो गया? 270 डिग्री। डायपोल तो ऐसे ही मूव करेगा ना, डायपोल तो देखिए तो डायपोल तो ऐसे ही मूव करता है, क्लॉकवाइज मूव करता है। तो देखिए तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 270 डिग्री हो गया। तो इस केस में टॉ का वैल्यू कितना हो गया? ये तो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो स्टूडेंट टॉर्क किस केस में मैक्सिमम होगा? टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों केस में, इस केस में भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। इस केस में भी जब आपने 270 डिग्री पे रखा
तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे लिख लीजिए टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो टाउ बराबर पी आया, या इसी को लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो। पी के जगह पर क्या वैल्यू होगा, तो पी के जगह पर देखिए तो इसका डायपोल मोमेंट निकालोगे तो क्या होगा, क्यू इंटू, और ये डिस्टेंस क्या लेते हो, ये डिस्टेंस एल, ये भी डिस्टेंस एल, यहाँ भी ये डिस्टेंस है एल, यहाँ से यहाँ तक ये ऑरिजिन है, तो ये डिस्टेंस कितना है, एल। तो पी के यहाँ पर क्यू इंटू 2l इंटू ई, ये भी लिख सकते हो, है ना। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे किस केस में टॉर्क मिनिमम होगा। टॉर्क इज मिनिमम, किस केस में टॉर्क मिनिमम होगा। मिनिमम कहने का मतलब है टॉर्क का वैल्यू 0, कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और टॉर्क कुछ एंगल पे भी रखते थे तो जाकर के टॉर्क ऐसे घूमता था और इस फील्ड में आता था, डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आता और यहाँ पर आके रुक जाता था। इसका मतलब टॉर्क का वैल्यू 0 होगा। आप ऐसे भी देख लो, नहीं है तो हम जानते हैं टॉर्क का वैल्यू कितना होता है, टॉर्क बराबर होता है पीई साइन थीटा, अभी जस्ट आपने निकाला था। तो टॉर्क का वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा, व्हेन साइन थीटा इज मिनिमम, तभी होगा टॉर्क मिनिमम। और साइन थीटा मिनिमम कब होता, जब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री हो जाए, मीन्स साइन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो 0 इंटू समथिंग, तो टॉर्क का वैल्यू कितना हो गया, टॉर्क का वैल्यू 0 हो गया व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। और थीटा क्या डिनोट करता है, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। इस केस में देखिए तो इस केस में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव आप पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, इधर है, तो इस केस में देखिए तो हेयर डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट एंगल 0 डिग्री व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, देन व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, देन टॉर्क बराबर टी साइन 0, तो टॉर्क बराबर कितना हो गया, टॉर्क बराबर 0 डिग्री। तो टॉर्क मिनिमम कब होगा, व्हेन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन, इज इन द सेम डायरेक्शन। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, जिस केस में साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो साइन 180 का भी वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो आप ये यहां से आप लिख सकते हो कि टॉर्क इज मिनिमम व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। 180 डिग्री के केस में इसी को पाई बोलते हो। दोनों केस में टॉर्क का वैल्यू मिनिमम होगा। तो हम लोग दोनों केस की बात करेंगे। केस वन व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, और डायपोल को हम लोग ऐसे यहां रख देते हैं, डायपोल को हम लोग ऐसे रख देते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इस केस में देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल का डायरेक्शन सेम है। जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स भी 0 होगा। इस केस में नेट फोर्स भी 0 होगा, नेट फोर्स इज 0, नेट टॉर्क भी 0 होगा। तो इस केस में हम इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस केस में जब टॉर्क मिनिमम होगा, है ना, टॉर्क मिनिमम होगा किस केस में, 0 डिग्री और 180 डिग्री में। जब
इसी को हम बोल सकते हैं व्हेन डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन हो। सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखोगे, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। जब इसी केस में टॉर्क का वैल्यू क्या होता, 0 आता। ये 3 पॉइंट आप लिख लोगे। तो लिखिए व्हेन थीटा इज 0 डिग्री देन डायपोल क्या होगा, स्टेबल होगा। डायपोल इज स्टेबल एंड व्हेन थीटा इज 180 डिग्री और थीटा बराबर 0 और यहां 180 डिग्री कर दीजिए, देन इट इज अनस्टेबल। यहां देखिए व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और इधर लिखिए व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, दोनों ही केस में टॉर्क का वैल्यू 0 होगा, फोर्स भी 0 लगेगा। लेकिन आप देखिए चीजों को, जब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, और डायपोल को आप ऐसे रखते हो, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ठीक है, तो आप देखिए इसमें किसी तरह का फोर्स लगेगा, ये पूरा स्टेबल होगा। अगर ये मान लीजिए डायपोल है, अगर इसको आप ऐसे भी करते हो, है ना, कुछ एंगल पे लाते भी हो, ठीक है, इसको छोड़ोगे तो क्या इसी पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब इस पोजीशन पे स्टेबल महसूस करता है, डायपोल स्टेबल महसूस करता है। लेकिन व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री कर दिए, इस केस में क्या होगा, अस्टेबल इक्विलिब्रियम। आपने क्लास 11th में पढ़ा हो इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्या तीनों के बारे में मैंने बात किया था। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम जब 180 डिग्री हो तो इस केस में क्या होगा, 180 डिग्री कहने का मतलब है इस बार डायपोल को हम लोग उल्टा रखते हैं, ठीक है, ऐसे रखिए, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। अब देखिए होता है क्या, मान लिया प्लस क्यू और माइनस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू समझे, है ना, डायपोल पे होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो मैंने बताया था चार्ज को क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो चार्ज किधर बढ़ेगा, ये क्यू, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगाता है उसका फोर्स का डायरेक्शन होता है अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पे जो लगेगा इस पे डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसे होगा। तो इस केस में क्या होगा, डायपोल क्या होगा, सिकुड़ेगा, है ना, देखो तो ये ऐसे ऐसे सिकुड़ेगा इस केस में। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ये अनस्टेबल है, इस केस में बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस केस में क्या होता है, देखिए तो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे, और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा। तो इस केस में क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, है ना, इस केस में ये ऐसे जाएगा। तो ऐसे जाने का मतलब है कि मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे, है ना, तो ये ऐसे मरेगा। इस केस में क्या होगा, टॉर्क महसूस, टॉर्क हो जाएगा, है ना, टॉर्क। और इस केस में फिर ये स्टेबल हो सकता है, लेकिन इस केस में नहीं होगा। दैट इज वाई इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और इसको स्टेबल है। मीन्स इस केस में हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम स्लाइटली थोड़ा सा इसके पोजीशन से हटा भी देंगे तो टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क हो करके फिर ऐसे चला जाएगा, थोड़ा सा ऐसे किए तो ये घूम करके फिर ऐसे हो जाएगा। इस केस में मीन्स डायपोल ऑलवेज अलाइंस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मीन्स हम लिखेंगे डायपोल, है ना, आपने क्या सीखा कि डायपोल इज इन इक्विलिब्रियम इन टू केस, दो केस में इक्विलिब्रियम में आएगा। पहला व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो क्या होगा, अनस्टेबल, क्या होगा, स्टेबल होगा, जो आप देख रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री देन डायपोल क्या होगा, इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दो केस में आया था। इन सारी चीजों को आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि किसी डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स ऑलवेज 0 होगा। क्या टॉर्क ऑलवेज 0 होगा? तो टॉर्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
तो इन सारी चीजों को हम लोग अब पॉइंट में लिखेंगे, पहले इतना नोट डाउन कीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। जो अभी तक आपने पढ़ा है उन सभी का कंक्लूजन है, और इन कंक्लूजन से कभी कभी असर्शन रीजन्स में क्वेश्चन से आते हैं, चाहे तो कौन से सेंटेंस सही है कौन से सेंटेंस गलत है उस बेसिस पे भी क्वेश्चन आता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट नोट्स करके, नेट फोर्स ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा ठीक है, जब नेट फोर्स ऑलवेज होगा डायपोल पे जीरो, जब यूनिफॉर्म फील्ड पे रखते हैं तो क्या नेट टॉर्क भी जीरो होगा क्या? तो आपने देखा कि नेट टॉर्क ऑन एनी डायपोल में जीरो हुआ भी है और जीरो नहीं भी हुआ, तो आप लिख सकते हो मे और मे नॉट बी जीरो। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा यहाँ, है ना। कभी कभी लिख दो, कभी कभी क्वेश्चन में आएगा नेट टॉर्क ऑन डायपोल इज ऑलवेज जीरो, है ना, तो आप यहाँ पर टिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑलवेज नहीं, मे और मे नॉट बी जीरो। तीसरा पॉइंट आज जो आपने देखा, डायपोल इक्विलिब्रियम होता है दो केस में। फर्स्ट जब एंगल जीरो पे हो तो डायपोल उस केस में क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम उसको बोलेंगे, और दूसरा 180 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कीजिए, मुझे उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा। अगले क्लास में हम इस पे आएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल पे हम लोग बात करेंगे, और उस पे हम लोग जब इलेक्ट्रिकल डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, उन सभी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।